अभी हमने सेक्शन सी स्टार्ट करने लगे हैं। सेक्शन सी में 5 चैप्टर आएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सेक्शन बी पढ़ा। सेक्शन बी में 3 टॉपिक है और उस 3 टॉपिक्स में से जो आपका पेपर आता है वो 20 to 30 मार्क्स का पेपर लाजमी है, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, एक रेशियो एनालिसिस का, एक ईपीएस अर्निंग पर शेयर का और एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब सेक्शन सी में 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें ये चैप्टर नंबर तो 3 है, लेकिन एक चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है वो है IAS 20 का, और जो चैप्टर नंबर 2 है वो IAS 23 का, और चैप्टर नंबर 3 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये IAS 16 का है। ये सारे स्टैंडर्ड्स का चैप्टर है, मतलब ये सेक्शन पूरे सारे इसके अंदर स्टैंडर्ड ही आएंगे। अब पास होने के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे जरूरी है। अगर आपको सेक्शन सी अच्छी तरह नहीं आता तो सेक्शन ए वो आएगा, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर सारी चीजें इससे लिंक्ड है। तो पहली बात तो इसको सेक्शन ए होना चाहिए। जहां पर भी आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ाया जाता है हर जगह, लेकिन ये लेंथी है, हमने इसलिए इसको अब स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर हमने ये स्टार्ट किया होता तो अभी तक यही चल रहा होता, तो फिर ना एक दिल के अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं आता कि हमारा पता नहीं शायद सिलेबस कब खत्म होगा। अब आपको है ना कि चलो यार हमारा सेक्शन हो गया, अब हमारे 2 सेक्शन रहते हैं कि उसके अंदर कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, तो आपको ये लगता है कि अच्छा 20-30 नंबर हमारे सिक्योर है। अब इस सेक्शन में से नंबर कितने आते हैं? तकरीबन 30-40। इसके बाद जो अगले 2 स्टैंडर्ड हैं, एक IAS 36 का है और एक बल्कि इसका अगला चैप्टर IAS 40 है और उसके बाद IAS 36 है। ये 5 चैप्टर। स्टैंडर्ड पढ़ना वैसे ही सवाब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर स्टैंडर्ड पढ़ के उसको अच्छा पढ़े अच्छा सीखे के लिए वैसे ही उसकी स्ट्रेंथ है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए भी। तो इसलिए आप इसको पास होने के साथ साथ तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बाकी आपको ना रेफरेंस के साथ चीजें देनी आनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें लोग ना एक स्कॉलर है डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते, हर किसी का अपना अपना, लेकिन बहुत ज्यादा आवाम उसको पसंद करते हैं। उसकी पसंद होने की वजह जब स्टार्ट हुई थी शुरू, वो ये थी कि जब भी वो कोई बात बताता है रेफरेंस के साथ बताता है कि किस पुराने पाक की आयत में है, किस हदीस में, किस बुक में किधर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जब भी कोई स्टैंडर्ड के अंदर बात करे ना, अगर उसे ये पता होगा ना कि ये किस स्टैंडर्ड में बात लिखी हुई थी और उसको अगर वो याद रह जाता है तो ये और ज्यादा अच्छी बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप जिस फील्ड को परस्यू करोगे, मतलब आगे आपके लिए एक टैक्स की फील्ड है, एक ऑडिट की फील्ड है, एक अकाउंट्स की फील्ड है, ये नंबर ऑफ फील्ड हैं जिसमें आप लोग आगे मूव करोगे, जैसे स्पेशलाइज करोगे। तो फिर जिस फील्ड में भी जाओगे उनके सेक्शन आपको विद रेफरेंस याद हो जाएंगे, बाकी चीजों को भूल जाएंगे। उसके जैसे टैक्स है उसके आपको सारे के सारे टैक्स के जो ऑर्डिनेंस एक्ट है आपको सारे रेफरेंस याद होंगे। अगर आप ऑडिट में जाओगे ना तो ऑडिट के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ती है, एक IAS और एक ISA। मतलब IAS तो बन गया ना IFRS, ज्यादातर आप ये मानिए IFRS, और एक ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑडिट के स्टैंडर्ड। तो ऑडिट के अंदर आपको 2 स्टैंडर्ड पर ग्रेप हासिल होनी चाहिए। जिसको ज्यादा ग्रेप होती है वो कम गलतियों के चांसेस कम गलतियां करता है। तो हम IAS 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड का मतलब नाम से मतलब अगर मैं आपको बताऊं, नॉन करंट एसेट जो टेंजिबल है, उनकी पूरी जिंदगी उनके साथ क्या क्या हो सकता है, फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, वो ये स्टैंडर्ड बताएगा। पीपीई का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने वैसे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपने पीआरसी में भी ली हुई है इसके बारे में। मतलब IAS 16
property, plant and equipment. अल मशहूर पीपीई। ठीक होगी बात। अब इस स्टैंडर्ड में पीपीई का मतलब है कोई भी नॉन प्लांट है, समझो प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है। इस स्टैंडर्ड में हमने सिर्फ इतना सीखना है कि पीपीई पूरी जिंदगी में क्या होगा, क्या होता है इसकी जिंदगी में। सबसे पहले कोई एंटिटी इसको खरीदती है, फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने के बाद इसको बेचा भी जाता है। इस्तेमाल के दौरान इसके ऊपर खर्चे भी होते हैं, रिपेयर वगैरह। फिर ऐसा भी होता है कभी कभी हमें एक एसेट देकर दूसरा एसेट लेना पड़ता है, एक्सचेंज कहते हैं। फिर ऐसा भी होता है कभी कभी इसको इतना बड़ा खर्चा करना पड़ता है जिससे इसकी दोबारा एसेट जवान हो जाता है। मतलब आपने क्या एसेट खरीदा था, उसकी टोटल लाइफ 15 साल थी। 8 साल बाद आपने ऐसा उसके ऊपर एक्सपेंस लगाया, ऐसी उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई तो वो दोबारा 15 साल का हो गया। ये सब कुछ जो भी होता है मार्केट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों के अंदर, सब कुछ इस स्टैंडर्ड के अंदर होता है कि क्या कुछ होता है, उसकी फिर अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये भी स्टैंडर्ड होता है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि स्टैंडर्ड के साथ, सॉरी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ फैक्ट्रियों के अंदर कुछ हो रहा हो और स्टैंडर्ड में उसके बारे में ना लिखा हो। सब पॉसिबल है कि कुछ ऐसा वाकया पेश आ जाए आने वाली दुनिया में, लेकिन अभी तक जो कुछ हो चुका है वो सारी बातें ये स्टैंडर्ड में गाइड करेगा कि अगर ये होगा तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे, और अगर ये मामला होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है। यानी जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन। अब पेपर में 2-4 नंबर की डेफिनेशन आने के चांसेस हैं। पहले नहीं थे, पहले ये ओपन बुक था, अब है। तो डेफिनेशन आपने एग्जैक्ट स्टैंडर्ड की वर्डिंग में लिखना जरूरी नहीं है, मतलब वही होना चाहिए। तो पहले सादा अल्फाज में सुने पीपी क्या होता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स होते हैं। पहली बात, टेंजिबल मतलब जिनको देखा जा सके, जिनको छुआ जा सके। अब वो पता नॉन करंट एसेट तो इंटेंजिबल भी होते हैं। ये टेंजिबल आईएस 16 टेंजिबल को कवर करता है, इंटेंजिबल को आईएस 38 कवर करता है। टेंजिबल को आईएस 16 और इंटेंजिबल को आईएस 38। वो वेबसाइट में जाकर आप लोग बड़ी डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के अपने कंट्रोल में होते हैं। पहले सुन ले, बाद में लिखूंगा। जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेंट टू अदर्स किसी को रेंट पे देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर सप्लाइंग ऑफ गुड्स। सप्लाइंग ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स को लाने या ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे एसेट को कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब ऐसे एसेट टेंजिबल हूं जो कि 4 पर्पस के लिए बिजनेस इस्तेमाल करता हो। प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हो। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हो। नंबर 3, किसी को आपने रेंट पे दिया हो। नंबर 4, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू। अब पूरी डेफिनेशन सारी 4 बातें लिखी तो नहीं हुई, ये पुरानी बात लिखी हुई थी स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन अब 3 बातें लिखी हुई हैं। तो अभी हम ये चारों बातें लिखते हैं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स held by the business for number 1 the purpose of production process,
नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, नंबर 3 रेंटल टू अदर्स, नंबर 4 सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर्स। मतलब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल आइटम्स होते हैं। किस मकसद के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, रेंटेड टू अदर्स, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर। अब आप में से जो लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको तो सर ने इन्वेंटरी बोला था, पीपीई तो नहीं बोला था। यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है वो चीजें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन रॉ मटेरियल भी तो इस्तेमाल होता है। फिर इसकी डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई। डेफिनेशन के अंदर एक और लाइन लिखी है, एंड expected to be used, expected to be used more than 1 year, expected to be used more than 1 year। अब इसकी डेफिनेशन पूरी हुई। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड बाय द बिजनेस। किस मकसद के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, रेंटल टू अदर एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। वो तमाम एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है वो नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वो नॉन करंट एसेट्स, और वो नॉन करंट एसेट्स अगर इन मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट है। क्यों की बात? फिर नेक्स्ट जो चीज है, ये डेफिनेशन मैंने कभी भी सुन सकता हूं, इसलिए ध्यान अपने दिमाग में रखनी है चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने उसको मैयर किस वैल्यू पे करना है? मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने एक बात बताई थी कि सारी जिंदगी के लिए याद रखने वाली है कि जब अकाउंटिंग के अंदर किसी एसेट के साथ लफ्ज मेजरमेंट का है तो उसका मतलब क्या होता है? शाजिब, जब किसी एसेट के साथ लफ्ज, दो लफ्ज आते हैं, एक रिकग्निशन और एक मेजरमेंट, एक रिकग्निशन और एक मेजरमेंट। लफ्ज मेजरमेंट का मतलब क्या होता है और लफ्ज रिकग्निशन का मतलब क्या होता है किसी भी एसेट के लिए जब ये इस्तेमाल होते हैं? ओवर द लाइफ, ओके, और रिकग्निशन किस वैल्यू पे लिखना है मेजरमेंट, कब लिखना है रिकग्निशन। याद रखिए ये बातें ना, मैं आपको पता है ये आपकी ना बातें एसेट्स होती है, एक दफा सुनो, समझो और फॉर लाइफ के लिए काम आती है। जब लफ्ज मेजरमेंट का इस्तेमाल होता है तो क्या मतलब है कि इस वैल्यू को जब आपने लिखना है ना, और जब एसेट खरीदोगे तो ऐसे डेबिट करते हो ना, और डेबिट करके आगे कुछ अमाउंट तो लिखते हो, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। और किस डेट को उसको अपना एसेट बना लेना है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग गाड़ी की बुकिंग करवा दो तो सारे पैसे दे देते हो, तब गाड़ी नहीं आती तो क्या हम व्हीकल का डेबिट कर सकते हैं? नहीं। जब हमारी पोजीशन में आएगा, हमें मिल जाएगा, हमें रिस्क और रिवार्ड हमें ट्रांसफर हो जाएगा, तब हम अपना कहेंगे व्हीकल डेबिट। वो जो डेट लिखी है ना, इस दिन डेबिट करना है, दैट इज रिकग्निशन। उसकी आगे कंडीशन है वो बाद में देखते हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? अमाउंट कौन सी लिखनी है। अब मेजरमेंट जब आपने पीपी की अमाउंट लिखते हो ना, उसके दो तरीके होते हैं, इनिशियल या ओरिजिनल मेजरमेंट,
इनिशियल या ओरिजिनल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल याद है ना, एक दफा सुन के याद कर लो ना, फायदा है। क्यों एक कान से सुन के दूसरे कान से गुजार देते हो? ध्यान से एक दफा सुन लिया करो, इतनी डिटेल में हम ठहर ठहर के सबसे बात करके बताते हैं, एक ही दफा याद कर लो, फायदा है फायदा। पहली दफा जब एसेट खरीदा हमारे पास आया, हम किस वैल्यू पे लिखेंगे? जब बाद में हमारे पास वो कुछ एसेट 5 साल रहते हैं, कुछ 10 साल, कुछ 50 साल, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो 50 साल तक, या जिस घर में आप रहते हो, जो बिल्डिंग है, हो सकता है आपके दादा परदादा की बनी हुई हो सकता है आपके बड़ी ने बताई हो, तो आपके दादा पोते छोटे भी रह गए। मतलब इनकी लाइफ 50 साल भी हो सकती है, 40 साल, 50 साल। जो सबसे पहले आया इनिशियल, और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिर कैसे लिख रहे हैं? इनिशियली हमेशा याद रखें, कोई भी एसेट हो किस पे लिखा जाता है? कॉस्ट। ऐसी बातें हैं जो सारी जिंदगी आपकी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। टीआरसी के अंदर भी यही है, कैफ के अंदर भी, सीफैप के अंदर भी, और प्रैक्टिकल जब आप जाओगे तब भी। शुरू में जब पहली दफा एसेट आएगा तो उसको उसकी कॉस्ट पे लिख लेना, फिर सब्सिक्वेंटली याद रखें। आप हमारे स्टैंडर्ड में, हमारे सिलेबस में दो स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर एसेट की बात हो। एक स्टैंडर्ड टीआरसी में आपको पढ़ के आया IS2, उसमें हर स्टैंडर्ड के अंदर जो इनिशियल मेजरमेंट होती है वो कॉस्ट होती है, सब्सिक्वेंट सब चीजें चेंज होती है। इसकी जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है ना, वो या तो कॉस्ट मॉडल होती है या तो रिवैल्यूएशन मॉडल होती है। या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। अब ये चीज आपने पढ़ी हुई है। हमको पता है कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? अब अपने एसेट्स को एसओएफ के अंदर किस वैल्यू में लिखते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है? कॉस्ट माइनस, वो सब्सिक्वेंट होता है या इनिशियल होता है? वो सब्सिक्वेंट होता है, मतलब बाद में। जब पहले खरीदते हर साल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हो, लिखते हो, उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है? ये हमारा मेन टॉपिक है FAR 1 के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट के बारे में क्या आपके दिमाग में बात आती है? कॉस्ट के बारे में क्या चीज पहले दिमाग में आती है कि ये चीज खरीदी कितने की होगी? ऐसा ही है, जब हम किसी चीज की कॉस्ट पूछते हैं तो दिमाग में यही आता है कि ये चीज खरीदी कितने की होगी। तो कॉस्ट के लिए जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो या तो उसको क्या देकर आ रहे होते हो? एक, या कोई कैश की जगह, या फिर कोई चीज और जिससे अब तो आपने लॉ भी पढ़ा हुआ है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है कंसीडरेशन का? कुछ लेना देना, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, दिल लेना दिल देना, सौदा इको जिया। पता है इसका? नहीं, कोई हाल नहीं। चलो अच्छी बात है। ये मोहतरमा मैडम नूरजहां ने कहा था। कहा तो गलत था लेकिन कहा था। कैश इक्विवेलेंट अदर कंसीडरेशन। सुनिए फिर, कोई चीज अगर आप खरीद के आते हो, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो आजकल के शौकीन है मोबाइल्स के, सेल फोन के, अच्छे अच्छा से अच्छा होना चाहिए। अलग ये याद रखें कि दिमागी मसला है और कुछ नहीं। जो चीज या जो शख्स
किसी की पर्सनैलिटी इसलिए जज करता है कि वो चीज महंगी है या बड़ी अच्छी है या अपडेटेड है। जो बंदा इंप्रेस होने वाला है ना वो दिमागी मरीज है। या घर वालों को कहता है जी मुझे भी ऐसा सेल फोन चाहिए, वो 100% दिमागी मरीज है। अब कुछ दिमागी मरीज ऐसा हुआ कि जब घर गया तो घर वालों को कहता है जी देखो मैंने मोबाइल कितना अच्छा लिया। सारे खुश हो गए जी अच्छा मोबाइल है। कहते हैं अच्छा ठीक है, तेरी बाइक किधर है? कहता है मैंने दे दिया सेल फोन के बदले। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कोई सेल फोन तो ऐसा जो बाइक की कीमत से भी महंगे है। किसी चीज की कीमत का अंदाजा लगाना किसी और चीज की वैल्यू के हिसाब से। जैसे अगर आप एक बंदा सेल फोन लेकर आता है, वो 50,000 रुपए देकर आता है, सेल फोन लेकर आता है, दैट इज कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जैसे प्राइस बॉन्ड है आपके पास, आपने मोबाइल लेकर प्राइस बॉन्ड दे दिया, या आपने माशाल्लाह I2P पढ़ा, हो सकता है किसी के नहीं पास हो, अलग बात है। लेकिन I2P के अंदर ना ढेर सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, यानी इसके नाम है जो जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं। वो कौन से? जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होते हैं ना, फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म 3 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है, आपने वो देकर मोबाइल लेकर आया, तो फिर उसकी जो वैल्यू है ना वो उसकी कॉस्ट बन गई। फिर आगे बात बाइक वाली कि आप मोबाइल लेकर आ गए, अपनी 70,000 वाली बाइक उसको दे दी जिसकी मार्केट वैल्यू 70,000 थी। अब उस मोबाइल की कीमत क्या हुई? 70,000। क्या हुआ? जो अदर कंसीडरेशन, अदर मतलब अब हर बंदे के पास बाइक नहीं देने के लिए, कुछ मुर्गा बेचते हैं, मतलब कुछ और चीज भी दे देते हैं, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी उसकी कॉस्ट कहलाएगी, अदर कंसीडरेशन। ठीक होगी बात? तो कॉस्ट किसी भी चीज की या वो कैश होता है या कैश इक्विवेलेंट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ। अब फिर आखिरी बात, ये बातें आपको ना याद होनी चाहिए, लेकिन मैं तो चीजें आज एग्जांपल पर चेंज नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं, अदर कंसीडरेशन जो है उसकी जो फेयर वैल्यू है क्या हमेशा कैसी रहेगी? आपको पता है जो आपके पास बाइक है या कोई भी चीज है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हर दिन या हर साल या हर महीने बाद चेंज होती है। तो हम कौन सी लेंगे? उस दिन की जिस दिन आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो कॉस्ट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछे ना तो आपने कहना है कॉस्ट है इट इज एन अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। लफ्ज कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में दोनों लफ्ज लिखे हुए हैं, तो इसकी डेफिनेशन अगर किसी ने लिखनी है तो लिख ले, कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या fair value of other consideration at the given love given भी आना, given at the time of acquisition या कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। अब ये डेफिनेशन आपको शायद ऐसे लग रही है बहुत बड़ी डेफिनेशन, ऐसा है नहीं। इसमें बातें जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। किसी भी चीज की कॉस्ट क्या है? कैश, कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन। बस ये तीन बातें, कैश, कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन जो दे रहे हो। कब? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन ऐसे ले रहे हैं उस दिन की बात हो रही है। ठीक होगी बात? अब कॉस्ट एक और चीज होती है, परचेज प्राइस कुछ और होता है।
एक सादा इंसान के लिए, एक ना समझ के लिए इतनी बात काफी होती है कि जितने का हम खरीद के आ रहे हैं वही कॉस्ट। बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज दैट आप मोबाइल खरीदने गए हो, अब जब जो मोबाइल खरीदा है ना, सपोज 50,000 का मोबाइल खरीद के वापस आए हो, अब जो आपका आने जाने का एक्सपेंस लगा है ना, फ्यूल एक्सपेंस, वो भी उसकी कॉस्ट होती है, परचेज प्राइस नहीं होती। बट उसकी इवन के वहां पर आपने बाइक पार्किंग पे लगाई, दैट इज द कॉस्ट, वो भी उसकी कॉस्ट है। हो सकता है उसके ऊपर कोई कंट्री कोड लगा हुआ था या कुछ इस तरह का था, आपने उसको काबिल इस्तेमाल बनवाने के लिए, कंट्री कोड ओपन करवाने के लिए आपने पैसे दिए, वो भी उसकी कॉस्ट है। तो उस एसेट के अंदर जब तक वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो जाता, उसको काबिल इस्तेमाल में लाने तक का सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो उसकी कॉस्ट कहलाता है। हाँ, कुछ ऐसा खर्चा जो उसके लिए कंपल्सरी नहीं था काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए, लेकिन फिर भी हुआ, वो खर्चा कॉस्ट में ऐड नहीं करता। एग्जांपल दूं, जैसे आपने मोबाइल लिया, दोस्तों ने कहा जब पार्टी दो, वो जो पार्टी दे रहे हो ना, वो खर्चा मोबाइल की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, क्योंकि उसको काबिल इस्तेमाल में लाने के लिए पार्टी जरूरी नहीं है। लेकिन कंट्री कोड आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपको आएगी। इवन कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो ऐसे की कॉस्ट होते हैं। बात समझ रहे हो? तो कॉस्ट और परचेज प्राइस में फर्क है। तो फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और क्योंकि ये मैं स्टैंडर्डाइज नहीं पढ़ा रहा, लेकिन तरीकाकार कुछ इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि वो कॉस्ट जो एक्सपेंस में ऐड नहीं होगी, कॉस्ट नॉट पार्ट ऑफ टीडीई। वो कॉस्ट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, और वो कॉस्ट जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जनाब ये। और मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से सीख लोगे, समझ के, ठीक है, नोट करना। मैं कहूं तो ये लिखा लिखाया आपको दे दूं, समझोगे तो ज्यादा फायदा है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का पहले मतलब सिखाने लगा हूं कि वो कौन सी कॉस्ट है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे, और वो कौन सी कॉस्ट है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड। आपने पीआरसी तो साथ का पास किया है, जिसका नहीं पास पढ़ तो लिया है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आप सबने पढ़ा होगा। एक लफ्ज होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंसेस जो विद इन 1 ईयर, बिल्कुल ऐसे कोई ऐसा खर्चा जो एक बार होगा एसेट की कॉस्ट के लिए, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जो उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड भी है। स्टैंडर्ड में पता क्या लिखा हुआ है, वो तमाम एक्सपेंसेस जो इसको लोकेशन पे लाने के लिए और उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कंपल्सरी है, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओ। दो लफ्ज लिखे हुए हैं क्या, जो उसको प्रेजेंट करंट लोकेशन पे लाने के लिए और फिर उसको अवेलेबल फॉर यूज में उस कंडीशन में लाने के लिए खर्चे आएंगे, वो सारे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। जो जरूरी है, जो जरूरी नहीं है। जैसे पेपर में एकदम सवाल आया था कि जनाब हमने एक एसेट लिया, उसकी सेलिब्रेशन में पार्टी दी। मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में, जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या एक प्लान लगवाते हैं, क्या होता है भला, अल्लाह के नाम की देगे बनाना, एक अल्लाह के नाम की खैरात करना, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। वो एक बंदे की पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है, वो उसकी अवेलेबल फॉर यूज में लाने के लिए जरूरी, वरना अंग्रेज का तो ऐसे नहीं चलते, तो ऐसा करते ही है ना, तो उनके अंदर ऐसे नहीं चलते। तो हमारे यहाँ सबसे पहले नंबर 1, मैं तरतीब के साथ लिखता जाता हूं। सबसे पहले तो क्या चीज आ जाता है,
परचेज प्राइस मतलब जितने का वो खरीदा, ऊपर मैं रुपीज लिखने लगा। सबसे पहले इसमें हम माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। 2022 से पहले कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते होते थे, अब करते हैं, अब करते हैं, पहले नहीं करते होते थे। और आगे ब्रैकेट में लिखिए इफ अवेल्ड, अगर कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया तो माइनस कर दो, अगर अवेल ही नहीं किया तो फिर तो कुछ नहीं हुआ ना। कैश डिस्काउंट तो पता है ना, प्री पेमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, जल्दी पैसे देने के ऊपर अगर कोई आपको रियायत मिलती है तो। एक लफ्ज ना रिबेट भी आपको बुक्स में मिलेगा, रिबेट, रिबेट भी डिस्काउंट को कहते हैं, पैसे छोड़ देना थोड़े से। वो ऐसा होता है ना कि जब हमारा कोई पैसे हम कुछ चीज लेने जाएं तो बच जाते हैं 610 रुपए और हम निकालते हैं, या तो वो ऐसा करता है कि हम उसको 1000 रुपए देते हैं, वो हमें 400 रुपए वापस कर देता है। और हम भी कहते हैं भाई 10 रुपए से आपके हमारे तरफ आ रहे हैं, हमें भी पता होता है वो रिबेट है, हमें भी वो पता होता है वो क्या है। हालांकि ना तो हमने उसके साथ बार्गेनिंग 10 रुपए की कुछ भी नहीं किया। या कभी कभी हम लोग उसे पैसे दे रहे होते हैं, जैसे 515 रुपए हो गए, हम 500 रुपए दे देते हैं और बाकी देखते हैं कि ऐसे जानबूझ के जेब में हाथ मारने लग जाते हैं, तो कहते हैं रहने दे यार, क्या हो गया। ये रिबेट भी नहीं आता। तो रिबेट अगर लफ्ज आ जाए तो वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिबेट भी तो वही हुआ ना, एक तरह की रियायत हो गई। लफ्ज रिबेट, ये चीजें माइनस करने के बाद सिलसिला शुरू होता है ऐड होने वाला। आपने ऐसे दरमियान में लाइन लगाई है या सिर्फ एक ही सा लिख रहे हो? क्या है गुड्डो की बात, फिर हम मिलके दोनों देख लेते हैं। हाँ जी, ऐड होने वाली बातों में ना सबसे पहले जो चीज हमने खरीदी उसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जिसका नाम अनएडजस्टेबल भी होता है। अनएडजस्टेबल टैक्सेस, ये इसका दूसरा नाम है अनएडजस्टेबल टैक्स। बट अगर ये दूसरी साइड पर भी लिख लो, अगर रिफंडेबल टैक्सेस हो तो वो ऐड नहीं करेंगे। रिफंडेबल टैक्सेस या जिसे आप कह देते हो एडजस्टेबल टैक्सेस, रिफंडेबल टैक्सेस या एडजस्टेबल टैक्सेस ऐड नहीं करेंगे। एक बंदा वो कहेगा ये रजिस्टर्ड बंदा है अंडर सेल्स टैक्स, तो उसका रिफंडेबल होगा या नहीं? एक बंदा सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसका अगर कोई टैक्स बनता है ना वो रिफंडेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। और रजिस्टर्ड ना हो तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलता उसको। एक तो लिख देगा ना रिफंडेबल है या नहीं है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है ना उसका टैक्स एडजस्ट नहीं होता, उसको टैक्स रिफंड लेने के लिए भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अभी आप सेल टैक्स तक पहुंचे, जैसे टैक्स में सेल टैक्स तक पहुंचोगे ये बातें वैसे आपको पता चल जाती है। उसके बाद दूसरी कहानी, ये होते कौन से हैं, ये टैक्सेस की कौन सी कितनी टाइप्स हैं, लिख लें। मैं इस साइड पर लिख देता हूं क्योंकि जगह है अच्छी खासी। ये एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल एक ही बात है, नाम एक ही है। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, ये एडजस्टेबल भी हो सकता है। कस्टम ड्यूटी ये यहां पर भी हो सकते हैं। कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सेल्स टैक्स, अकेला टैक्स के नाम से आ सकता है,
यानी ये किसी भी नाम से आ जाए, अगर एडजस्टेबल होगा तो इग्नोर कर देंगे, अगर अनएडजस्टेबल होगा तो ऐड कर देंगे। ईगो की बात, अब अगर साइलेंट होगा तो ऐड करके नीचे एक नोट देख देंगे कि वी आर अज्यूम दीस टैक्सेस आर अनएडजस्टेबल। और अगर किसी बंदे का इग्नोर करने का दिल कर रहा है तो वो भी नीचे नोट देकर लिखेगा। साइलेंट है तो जो मर्जी करके नीचे नोट देंगे, बता दिया तो जो बताया वो कर देंगे। पहली बात हमारी होगी ये ना, जो लोग जरा ध्यान से लिखते हैं उनसे गलती हो जाती है, क्योंकि वो लिख रहे होते हैं इधर मैंने लिख दिया और उसको समझ लेते हैं कि शायद ये नॉन रिफंडेबल थे। ऐसी बात नहीं है, ये रिफंडेबल भी हो सकते हैं, नॉन रिफंडेबल भी हो सकते हैं। आगे क्या चीजें ऐड करनी है? लो मेरे भाई, एक होते हैं एलसी चार्जेस, ऐड करते होते हैं हमेशा। इसका नाम एलसी स्टैंड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी चार्जेस स्टैंड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। कितने लोग हैं जिन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट का पता नहीं जिनको मैंने पूछना बता दो सही सबको पता है। चलिए जी, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब सीख लेते हैं एक दफा फिर से। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब याद रखें, ये इस्तेमाल तब होगा जब आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। दोनों केसेस में वैसे ये इस्तेमाल होता है। मेन हम इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने जब इंपोर्ट करना है, सपोज आपने बाहर से प्लांट मंगवाया, उसको पैसे रुपीस में दोगे या डॉलर में? डॉलर में। डॉलर आपको ही नहीं। इसके लिए फिर करना क्या होता है, आपको वहां पर एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। बैंक आपका एक तरह का एजेंट आपका बन जाता है। उस अकाउंट में वो आपसे रुपीस लेकर उसको किस में कन्वर्ट करके दे देगा? डॉलर में। अब बैंक गारंटी देगा बाहर वाले सप्लायर को, और हमें भी देगा, भाई आप मुझे पैसे दो, वो एसेट अब मैं आपको ला कर देता हूं, आपके पास पहुंच जाएगा। और उस सप्लायर को गारंटी देता है कि भाई साहब मेरी जिम्मेदारी, पैसे मैं दूंगा। अब बैंक हमसे रुपीस लेकर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके सप्लायर को दे देता है। सप्लायर के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें दे देता है, और इसके लिए वो कुछ चार्जेस लेता है, सर्विस चार्जेस, क्योंकि उसने सर्विस दी ना। हमारे मामे का बैंक था, उसने हमें सर्विस दी। उसने कहा कि भाई साहब इतने पैसे लगेंगे, ये सारा काम मैं कर देता हूं। उसके एजेंट होते हैं, काम करवा देते हैं हमारा। उसके लिए जो सर्विस चार्जेस होते हैं ना, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस। ये सिर्फ इंपोर्ट के केस में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो इसके जो चार्जेस है वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ओके की बात। उसके बाद नेक्स्ट, ये ऐड होने वाले की मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। अब बात करने लगे तीसरे नंबर वाले, किसी भी किस्म की लीगल चार्जेस एंड प्रोफेशनल चार्जेस ऐड होते हैं। लीगल चार्जेस एंड प्रोफेशनल चार्जेस। लीगल चार्जेस मतलब कोई फीस वगैरह है वो हमें पे करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल चार्जेस दो तीन टाइप के होते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस नंबर 1, एक तो हम जब जाते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू में करें, हमें पता चलता तो वहां के एजेंट हमारी हेल्प करते हैं। वो जो हेल्प करते हैं तो हमसे पैसे लेते हैं, अपने चार्जेस, वो प्रोफेशनल चार्जेस के लिंक में आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम अपना प्लांट इंस्टॉल करवाते हैं ना, अब हम थोड़ी है कि वो प्लांट के मैकेनिक, उसके लिए हम किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं कि यार हमें सर्वे करके बताओ कि हम प्लांट कहां पे लगाएं, कैसे लगाएं, किस तरह से शुरू करें। वो जो हमारी हेल्प करेगा उसके भी चार्ज लेगा। बिजनेस की दुनिया में हर बात का पैसा होता है। आप किसी को सर्विस दो या किसी सर्विस लो, तो जितने भी किसी प्रोफेशनल बंदे की आप सर्विसेज लोगे इस एसेट के मकसद के लिए, वो सारे के सारे किस में ऐड हो जाएंगे। सपोज मैं आपको सादा सी बात बताता हूं, आप गाड़ी लेना चाहते हो, क्योंकि जब हम सीए कंप्लीट कर लेते हैं ना, सबसे पहला टारगेट होता है गाड़ी खरीदना,
क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बाइक पे जाए या मेट्रो पे सफर करे उसे अच्छा नहीं लगता, वैसे उसकी कंपनी को भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ढीठ हो जाती है। लेकिन हमें अंदर से फीलिंग नहीं आती अच्छी वाली कि हम वाकई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब जब हम गाड़ी लेते हैं हमें तो ये भी नहीं पता होता कि इसमें गियर कितने होते हैं, क्योंकि सारे दिन सारा टाइम हम धक्के खाए होते हैं बसों पे, बाइक पे। अब गाड़ी की फीलिंग आ रही है। पहली बात, गाड़ी मोस्टली अगर हमें कंपनी ना देना, शुरू में हम सेकंड हैंड खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के नहीं कर लेते हैं ताकि हम सायों को पता चले नहीं है। लेकिन अब वो जो गाड़ी आप खरीदने जाते हो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, तो आप किसी मैकेनिक की सर्विस ले लेते हो, यार आओ मेरे साथ, आपकी एक दिहाड़ी की जो मजदूरी है मैं दे देता हूँ, मेरे साथ आओ, हमें गाड़ी खरीदते हैं जो कम कीमत वाला है यार। तो आप ढूंढ के वो सारा कुछ आते तो उस बंदे को 1000 2000 या 5000 रुपए उसकी डेली दे देते हो कि भाई साहब ये जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपकी दिहाड़ी खराब की, वो उसकी प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं, वो भी हम उस गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। कोई लीगल फी ट्रांसफर करने की फीस हमें पड़ी, वो भी हम एसेट के कॉस्ट में ऐड करते हैं। ठीक होगी बात? चलें जी, चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब क्या है? हाँ, लेकर आने का। पर गाड़ी की बात तो एक एग्जांपल के तौर पर की है ना, और भी सारी बातें सोचनी है। और कौन कौन सी सारी बातें हैं? मतलब हमने कोई एसेट खरीदा है, कोई प्लांट खरीदा है, कोई मशीन खरीदी है, उसको अपनी फैक्ट्री में लाने का खर्चा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के नाम क्या क्या होते हैं? कैरेज इन, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ओके की बात? आगे चलते हैं फिर नंबर 5 पे। वो घड़ी का लगता है। चलिए यहां तक रखते हैं, क्योंकि बैच नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। आज तो क्लास स्टार्ट की थी, तो कल यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर आगे का होगा।